तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग उस दिन डिस्कस कर रहे थे इंडियन पॉलिटी को, और इंडियन पॉलिटी के 25 क्वेश्चन डिस्कस किए थे हम लोगों ने, और आज हम उसी के आगे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास ये है, 25वें से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मंत्रिपरिषद के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा आर्टिकल मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में पूछ रहा है। तो याद करिए, मंत्रिपरिषद के लिए मैंने कहा था आर्टिकल नंबर 75, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और प्रधानमंत्री के सलाह से ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। अगला इसमें देखते हैं, देखो इसमें आर्टिकल 26 भी दे रखा है। ठीक है, तो याद करिए आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक, आर्टिकल 25 से 28 तक क्या दिया हुआ है? धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। क्या दी गई है? धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। अब ये जो धार्मिक स्वतंत्रता है, याद करो मैंने बताया था उस दिन आपको कि जो आर्टिकल 25 है ना, याद कैसे करेंगे आप? 25, 26, 27 और 28 धर्म, कार्य, कर और शिक्षा। 25, 26, 27 और 28। ठीक है, तो अपने जो धर्म है, किसी व्यक्ति को अपने धर्म को अबाध रूप से मानने का अधिकार, उस धर्म के लिए कार्य और प्रबंधन करने का अधिकार, कर देने अथवा ना देने का अधिकार। और आर्टिकल 28 कह रहा है कि जो व्यक्ति अपने धर्म को मान रहा है उसमें कुछ पूजा पाठ, शिक्षा प्राप्त करना, उपासना करना का अधिकार है। ठीक है, वैसे ही आर्टिकल 32 को मैंने आपसे कहा था कि आर्टिकल 32 जो है, इससे क्या कहा गया है? इससे कहा गया है आत्मा कहते। किसने कहा था? अंबेडकर जी ने। किसने कहा था? अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा। ठीक है ना, और इसमें याद रखिएगा 5 रिटें जारी होती हैं। कितनी रिटें जारी होंगी? 5। नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, नंबर 2 परमादेश, नंबर 3 अधिकार परीक्षा, नंबर 4 प्रतिषेध और नंबर 5 उत्प्रेषण। ठीक है, ये 2 रिटें न्यायिक रिटें हैं। याद रखिए इस चीज़ को कि ये 2 रिटें क्या हैं? न्यायिक रिटें हैं। ठीक, बाकी बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसका मतलब ही होता है बंदी को प्रत्यक्ष लाओ। जिस व्यक्ति को डिटेन किया गया है ना, उसे 24 घंटे के अंदर नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश कराया जाना। लेकिन याद करिएगा, जब आपने आर्टिकल 22 को भी पढ़ा होगा तो उसमें याद रखिए गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण में दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो देशद्रोही गतिविधियों में लिप्त है, यदि उसे गिरफ्तार किया जाता है तो उसे ये राइट्स प्राप्त नहीं है कि उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पेश कराया जाए। उसे ये भी राइट नहीं है कि अपना वो विधिक अधिकार कि वो कानूनी सहायता प्राप्त करे, है ना। दूसरी चीज़ कि उसे ये जितने राइट हैं वो प्राप्त नहीं होते हैं। उसके बाद आर्टिकल नंबर 356 सबको पता है, और आर्टिकल 356 बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अगर हम देखें तो इसमें कहा गया है राज्यों में संवैधानिक विफलता। तो राज्यों में संवैधानिक विफलता का मतलब कि अगर राज्य के जो कार्य हैं अगर संवैधानिक तरीके से नहीं चलाए जा रहे हैं और अगर राज्यपाल को यह ज्ञात हो जाता है तो वो राष्ट्रपति को सूचित करता है। या राष्ट्रपति को किसके माध्यम से पता चलेगा? पहली चीज़ तो ये है कि राष्ट्रपति को पता चलेगा राज्यपाल के माध्यम से, या फिर मीडिया है, टेलीविज़न है, अखबार है ना, उसको इस माध्यम से भी ज्ञात हो सकता है ना।
और आर्टिकल 356 जब लागू होगा तो न्यायिक गतिविधियों को छोड़कर, न्यायिक शक्तियों को छोड़कर संघ के पास राज्य की विधायिका और कार्यपालिका शक्ति नहीं तो आती है। ठीक है, और फिर राज्यपाल राष्ट्रपति के माध्यम से शासन करता है। लेकिन याद रखिए एक और चीज कि संविधान में कहीं पर भी राष्ट्रपति शासन की बात नहीं की गई है। हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं, लेकिन आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन नहीं है, राज्यों में संवैधानिक विफलता है। दूसरी चीज कि अब तक सबसे ज्यादा लग चुका है मणिपुर में। अब तक हमारा उत्तर प्रदेश हुआ करता था, लेकिन अगर पूछा जाए कभी भी आपसे प्रश्न कि आर्टिकल 356 जो है सबसे ज्यादा कहाँ लगाया गया है, ठीक है, आर्टिकल 356 कहाँ लगाया गया है सबसे ज्यादा, तो अब हो जाएगा स्टेट मणिपुर। 13 बार हो गया भैया, ठीक है ना। आर्टिकल 356 का प्रयोग सबसे अधिक बार जिस राज्य में किया गया वो राज्य मणिपुर, और दूसरा हमारा राज्य है उत्तर प्रदेश, जहां पर किया गया 10 बार। और उस प्रधानमंत्री ने जिसने सबसे ज्यादा इसका प्रयोग किया वो थी इंदिरा गांधी। क्या नाम था उनका? इंदिरा गांधी, जिन्होंने इसका प्रयोग किया 50 बार, 50 टाइम्स, 50 बार किया है। आपके लिए इंफॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, इसको आप नोट डाउन करते रहिएगा। बाकी हम लाइव भी लेंगे, स्टार्ट करेंगे लाइव क्लास, और बहुत कुछ दिमाग में है करने के लिए, है ना। हमने एक चैनल भी बनाया है, इसीलिए व्हाट्सएप का लिंक भी शेयर कर दिया है मैंने, लिंक यहाँ भी शेयर कर दूंगा मैं, ठीक है ना। तो आप उस पर जुड़िएगा, सारी PDF वगैरह जो भी आपको वहाँ मिल जाएगी, ठीक। और इस पर मैं टेस्ट सीरीज जल्दी स्टार्ट करूँगा, और टेस्ट पूरा मिक्स होगा। दिल्ली पुलिस से पहले मैं कम से कम इसी चैनल पर कम से कम मैं 15 टेस्ट में फ्री कराऊंगा। यहाँ पर 15 टेस्ट कराऊंगा प्रॉपर GS के, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो DSSB के बच्चे हैं, सीटेट के बच्चे हैं, है ना, अब एग्ज़ाम्स आने वाले हैं KVS के, तो इसमें मोस्टली मैं डिफाइन कर दूंगा आपको कि कब कब क्या क्या चीज़ें होंगी, ठीक है। रात के 9 बजे तो क्लास लाइव रहेगी। अब वो चाहे कैसे भी हो, इस माध्यम से अगर जो जुगाड़.com से अगर हम लोग कर रहे हैं, है ना, तो उससे भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे ख्याल से सही आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम वहाँ से भी कर लेंगे, लेकिन क्लास 9 बजे रात में लाइव रहेगी डेली आपको, और अच्छे से क्लास डिस्कस होगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए, तो ये समझ में आ गई बात। इंदिरा जी ने सबसे ज़्यादा प्रयोग किया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है भाई? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति, प्रश्न दिख ही रहा है आपको, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति बोल रहा है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। महान्यायवादी की नियुक्ति, तो भैया महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी है। भारत का प्रथम विधि अधिकारी है, ठीक है, प्रथम विधि अधिकारी है। आर्टिकल 76 महान्यायवादी संघ में आर्टिकल 76 के तहत होता है महान्यायवादी, और इसकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वह व्यक्ति जिसकी योग्यता सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के योग्य होती है। वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन उसे संसद के दोनों सदनों में बैठने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है। लेकिन अगर किसी विषय पर मतदान हो रहा है ना, मत विभाजन हो रहा है, तो वो उस पर मतदान नहीं करेगा। क्लियर है? बोलो। उस पर मतदान नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे ही यहां पर है महाधिवक्ता। कहां पर होगा ये?
राज्यों में होगा आर्टिकल 165। आर्टिकल 165 मैंने कहा ना कि अगर आपका एग्ज़ाम यूपीएसआई का है, अगर आपका एग्ज़ाम दिल्ली पुलिस का है, अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम है, तो आप थोड़ा आर्टिकल को पॉलिटी के लिए याद रखिए, पॉलिटी के आर्टिकल को समझिए, है ना, जिससे कि चीज़ें क्लियरिफाई हो जाएं। समझ रहे हैं आप? तो ये आर्टिकल 165, तो जैसे संघ में महान्यायवादी है वैसे राज्य में महाधिवक्ता होता है। ठीक है। 63 में उपराष्ट्रपति दिया गया है। 53 में आपको पता ही है 53 में क्या दिया है। 53 में दिया है कि राष्ट्रपति संघ की सभी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी और जिसका प्रयोग वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। अधीनस्थ अधिकारी वही हैं वो जिनकी वो नियुक्ति कर रहा है। ठीक है। आर्टिकल 79, जो आर्टिकल 79 है, इसमें दिया गया संसद। क्या दिया गया है? संसद दिया गया है 79। और संसद कैसे बनती है मेरे भाई? संसद सबको पता है कि संसद कैसे बनती है। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। अब अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ दिया जाए कि दो सदनीय विधानमंडल या दो सदनीय व्यवस्था को किस अधिनियम से प्रारंभ किया गया, तो अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि दो सदनीय व्यवस्था का प्रारंभ, तो हमेशा याद रखिए 1919 भारत शासन अधिनियम से, केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ये क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है, अगर आपको दिख रहा है। बोल रहा है कौन सा अनुच्छेद संसद के दो अधिवेशन के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। ठीक है। तो याद रखिए, बोल रहे 81, 82, 83, 85, वे चारों आर्टिकल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप में से सबको याद है तब तो दैट्स अनदर थिंग, बट अगर नहीं याद है तो बहुत समस्या है भाई। एग्जाम सब लगे हैं आपके, और अब अगर ये सोचना कि याद कर लेंगे तो फिर वो याद यार होता नहीं है। समझ आ रही बात? तो यहां पर क्या दे रखा है? आर्टिकल नंबर 85 दिया है। इसमें दिया है सत्रावसान और विघटन, सत्र को बुलाना, सत्र को समाप्त करना, सत्रावसान और विघटन। अगर प्रश्न आपसे ये पूछा जाए कि सत्र कितने होते हैं भाई, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो सत्र 3 है। ठीक है। ग्रीष्मकालीन, मानसून और शीतकालीन। ये चलता है फरवरी से अप्रैल तक, सबसे लंबा है, याद रखिएगा इस चीज़ को। मानसून चलता है जुलाई और अगस्त तक, और शीतकालीन चलेगा नवंबर और दिसंबर में। तो ये 3 सत्र हैं। इन सत्रों को बुलाना है, इनको समाप्त करना किसके ऊपर आधारित है? राष्ट्रपति। अब एक चीज़ है कि ये जो 3 सत्र हैं, कम से कम 2 होने आवश्यक हैं। कितने होने आवश्यक हैं? अगर क्वेश्चन पूछा जाए कम से कम 2 सत्र होने आवश्यक है, 2 सत्र होने आवश्यक है, कम से कम 2 सत्र होने आवश्यक है। दूसरी चीज,
कि यहाँ पर बोल रहा है कि मान लीजिए कि एक सत्र जो समाप्त हो रहा है और जो आने वाला सत्र है, ठीक है, इसके समाप्त होने में और उसके प्रारंभ होने में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, यानी कि वर्ष में कम से कम 2 अधिवेशन तो अनिवार्य है ही है। ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर आर्टिकल नंबर 81। आर्टिकल 81 क्या दिया गया भाई? आर्टिकल 81 में लोकसभा की संरचना है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 82 परिसीमन आयोग है, और आर्टिकल 83 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 83 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें दिया गया है लोकसभा और राज्यसभा का क्या दिया गया है? कार्यकाल। ठीक है, तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन का डिस्कशन मेन होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन पे मत जाया करो कि यार आज 10 क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन का डिस्कशन देखिए कि डिस्कशन हुआ है कि नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा को भंग कर सकता है, ठीक है। तो लोकसभा को भंग कर सकता है 17वां और विघटन अभी आपको बताया था मैंने कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है। तो आर्टिकल क्या हो जाएगा? ये 85। समझ में आ रही बात? उसके बाद आर्टिकल 356 में डिस्कस ही किया आपको मैंने, ठीक, याद रखिएगा इसको। क्या है आर्टिकल 356 में? आर्टिकल 356 में क्या दिया गया है? संविधान राज्यों में संवैधानिक विफलता। और यहीं पर अगर देखा जाए 1-2 आर्टिकल और देखते हैं हम लोग, तो ये आपातकाल से संबंधित है। आपातकाल, और आपातकाल जो है किस में दिया गया है भाई? जल्दी बताइए। भाग 18 में 352 से लेके 360 तक। आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपात, आर्टिकल 356 राज्यों में संवैधानिक विफलता, और आर्टिकल 360 वित्तीय आपात। वित्तीय आपात कभी नहीं लगाया गया है। वित्तीय आपात अब तक नहीं लगा। 356 देख ही रहे हैं, 113 बार से ज़्यादा बार लग चुका है, और 352 जो राष्ट्रीय आपात है वो 3 बार लगा है, 62 में, 71 में और 75 से लेकर 77 में। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं थोड़ा। संयुक्त बैठक का प्रावधान है। संयुक्त बैठक का प्रावधान, तो यहां पर अगर देखा जाए संयुक्त बैठक, तो आर्टिकल भी आपको याद है, ठीक। और आर्टिकल क्या है? आर्टिकल है 108। आर्टिकल 108 याद रखिएगा, संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन, और ये जो संयुक्त अधिवेशन है, साधारण विधेयक और वित्त विधेयक पर होता है, ठीक। किस पर नहीं होता है? तो धन विधेयक और
संविधान संशोधन संशोधन विधेयक पर। ठीक है, अब एक चीज याद रखिएगा कि संयुक्त अधिवेशन जो होता है लोकसभा और राज्यसभा का, अब तक वो 3 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? अब तक 3 बार हुआ है। संयुक्त अधिवेशन 3 बार हो चुका है। ठीक है, पहली बार हुआ है भाई दहेज प्रथा को लेकर के, और ये हुआ था 1961 में। दूसरा हुआ बैंकिंग को लेकर के 1978 में, और तीसरा हुआ कोटा को लेकर के सन 2002 में। ठीक है, अब तक जो संशोधन हो चुके हैं विधेयकों में, आपको याद होना चाहिए कि 106वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान किया गया। ठीक है, वर्ष 2023 लोकसभा और विधानसभा में। ग्राम पंचायतों में पहले से ही था ये। क्लियर है बात? चलिए अब आते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पर आते हैं। 110 तो पता ही है आपको। 110 में क्या दिया गया है? धन विधेयक की परिभाषा। 112 में क्या दिया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। अगले प्रश्न पर चलते हैं। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, लग रहा है क्या? हाँ वैसा ही है। 108 में 108 में संयुक्त अधिवेशन पूछ रहा है। ठीक, तो इसको स्किप करके आगे चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? भाई सब क्लियर है, तो कोई मतलब नहीं है। परिभाषा 110 में है ना। 124 नंबर आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से है, उनके हटाए जाने से संबंधित है। ठीक है, बोलो भाई। 109 नंबर में जो धन विधेयक है उसकी प्रक्रिया दी गई है। 109 नंबर में क्या दिया गया है? धन विधेयक की प्रक्रिया दी गई है। इसमें धन विधेयक की परिभाषा है, इसमें प्रक्रिया है। आर्टिकल 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया है, और ये कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से उसे लोकसभा से पेश किया जाता है, राज्यसभा से नहीं पेश किया जाता है। ठीक है, अब वो विधेयक लोकसभा से भेजा गया राज्यसभा में। कहाँ भेजा गया? राज्यसभा में भेजा गया। अब राज्यसभा उसे अगर स्वीकार कर ले तो पास, और नहीं करे भैया तब भी पास, और अगर मैक्सिमम 14 डेज इसको रोक ले तब भी पास। तीनों कंडीशन में पास है ये। ठीक है ना। तो अच्छा मान लीजिए अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि क्या धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को कोई शक्ति दी गई है, तो बोलिएगा हाँ, मैक्सिमम 14 दिन उसे रोकने की शक्ति दी गई है। समझ आ रही बात ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। जैसा कि मैं अगला प्रश्न दिखेगा, आप प्रश्नों को ये देखिए कि मेरे प्रश्नों में डिस्कशन होगा, आपको चीजें बहुत मिलेंगी यहाँ पर। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसमें एक मुझे करेक्शन ये करना है कि ये 112 का क्लॉज 3 लिखा है यहाँ पर। क्या लिखा है? 112 का क्लॉज 3 है। अब प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है?
आर्टिकल 266 में दिया गया है संचित निधि। 266 में क्या दी गई है? संचित निधि दी गई है। ठीक, अब बोल रहा है कि संचित निधि कैसे बनती है? जो भी इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स कलेक्ट करती है उससे क्या बनता है? टैक्सेशन से संचित निधि बनती है। तो बोल रहे हैं किसका संबंध है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण में भी इसका संबंध है, याद रखिएगा, ये भी सही है। 146 का 3 भी अगर आप देखेंगे तो सही है, और 148 का 6 भी, जो महान्यायवादी का नियंत्रक महालेखा परीक्षक 148 से लेकर के 151 तक दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें भी इसके वेतन वगैरह जो है भारत की संचित निधि से हैं, इसलिए क्या है, ये सभी सही है। 112 क्लॉज 3, 146 क्लॉज 3 और 148 क्लॉज 6। अगला क्वेश्चन है, ये देखो भाई साहब, बोल रहे हैं भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति? अध्यादेश, अधिधन आदेश, अध्यादेश। देखो अध्यादेश सबको पता है कौन से आर्टिकल में, पूरे स्टूडेंट को रटा हुआ है। एक ऐसा आर्टिकल है सबको पता है। कौन सा आर्टिकल है? 123 नंबर आर्टिकल है। लेकिन अध्यादेश को स्टार्ट सबसे पहले किस अधिनियम से किया गया था? तो 1861, जिसको कहते हैं भारत परिषद अधिनियम, और ये लाया गया था लॉर्ड कैनिंग के समय में। किसके समय में लाया गया था देश से? लॉर्ड कैनिंग से। तो एक चीज याद रखिएगा, अध्यादेश वीटो और विभागीय प्रणाली ये तीनों यहां स्टार्ट हुआ था। ठीक है ना? 74 पता है कि मंत्रिपरिषद होगी, है ना? मंत्रिपरिषद होगी जो समय समय पर राष्ट्रपति को क्या करे? सहायता और सलाह देगी। और 78 नंबर है, प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो जितने भी सूचनाएं हैं वो किसको देगा? वो राष्ट्रपति को देगा। 124(2) में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल आज 35 क्वेश्चन ही कराएंगे आपको, बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको मिल गए इसमें। ठीक है, और कल की मैं लाइव क्लास आज से ही लगा दूंगा, रात 9 बजे की क्लास कल रात में 9 बजे ही होगी। ठीक, और जो भी मैंने ग्रुप में चैनल डाल रखा है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम PDF भी सेंड कर देंगे इसका। ठीक है ना? तो आपको PDF भी मिल जाया करेगी वहां पर। ये क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है। महाभियोग, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग का प्रावधान किया गया है? तो भैया महाभियोग का प्रावधान तो सबको पता है। ठीक है, महाभियोग लिया कहाँ से? हमने USA से लिया था, और ये आर्टिकल 124 और क्लॉज 4 है। एक और चीज याद रखिएगा कि जो महाभियोग है, जिसको हम इम्पीचमेंट कहते हैं, वो आर्टिकल 61 ओनली द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए। बाकी जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो गए, यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया, CAG हो गया, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इनके लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया
प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। समझ आ रही बात? और ये आज के सेशन का जो है लास्ट क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन में मुझे उम्मीद है कि आपको कम से कम 30 क्वेश्चन तो मिल ही गए होंगे अब तक, है ना? तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? भाई साहब, परामर्श ले सकता है सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल पहले हमको याद रखना है। आर्टिकल 124 से लेकर के 147 तक दिया गया है और उसमें आर्टिकल 143 जो है कहता है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से क्या ले सकता है? सलाह। किस विषय पर? विधि संबंधी विषयों पर, कानून विधि संबंधी विषयों पर सलाह लेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट मानने या ना मानने के लिए, सलाह देने या ना देने के लिए बाध्य नहीं है और राष्ट्रपति दी गई सलाह को मानने के लिए भी बाध्य नहीं है। समझ आ रही बात? तो ये हमारे पास है, ठीक। 352 क्लियर ही आपको। 123 नंबर याद रखिए, अध्यादेश हो चुका है और 312 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ना? क्या आर्टिकल पता है? अखिल भारतीय सेवाएं। ठीक है, तो हम बात करेंगे चल के अगले सेशन में और हम आज ही क्लास लगा देंगे, आपको दिखाई देगी, लाइव क्लास होगी वो। और कल बायो की क्लास लूँगा रात के 9 बजे से, चाहे मैं यहीं से लूँ, ऐसे लूँ अपने जुगाड़.com से, लेकिन मुझे लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको यहाँ पर। ठीक है, वो कल लाइव क्लास रहेगी हमारी। ठीक, तो थैंक यू सो मच। संडे एंजॉय करिए और वीडियो को देखिएगा और कॉपी के साथ बैठिएगा। मेरी क्लास में एक चीज़ और है कि आप कॉपी के साथ बैठिए। मैं आपको पता है कुछ स्टैटिक के टॉपिक भी कराऊंगा, जैसे देश राजधानी मुद्रा वगैरह हो गई, किसी न किसी में डाल दूंगा, बड़ा मस्त। ग्रासलैंड ऑफ वर्ल्ड हो गए, है ना? कुछ ऐसी चीज़ें आपको पढ़ाऊंगा मैं जो आपके थ्योरेटिकली काम आएंगी। और क्वेश्चन तो आप रखिए, क्वेश्चन का डिस्कशन मैं हमेशा कराता रहूँगा आपको, और ऐसे ही कराऊँगा कायदे से। ठीक है, थोड़ा टाइमिंग और हम लोग करेंगे। आज संडे का दिन था तो आज हम लोगों ने इसको यहाँ पर किया है। ठीक, तो थैंक यू सो मच। मिलेंगे कल 9 बजे, याद रख लीजिएगा आप सब लोग। 9 बजे से क्लास कब होगी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर डेली 9 PM। मैं अपनी स्लाइड पर भी लिखवा दूंगा ऊपर, डेली 9 PM मिलेंगे आपको 9 बजे से। 9 बजे से 9:30 बजे तक, 9:40 तक जो भी हुई क्लास वो हो जाएगी आपकी। ठीक है ना? तो वो हम लोग करेंगे और एक्स्ट्रा भी क्लास की स्लाइड्स पर मैं डालता रहूँगा इस पर आपको। ठीक, कुछ टेस्ट वगैरह हुआ तो सेट करूँगा शेड्यूल बैठ कर ही, कब कब क्या कराना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं आपसे।